हेलो दोस्तों। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज ही के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण की दो लाइनें से। श्री कृष्ण ने बोला था, जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है। तो दोस्तों, हर एक पल को पूरे जीवन समझ के जिए। इन्हीं लाइनों के साथ शुरू करते हैं हम इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 का चैप्टर 3। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में आपने पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज हमारा उसी सीरीज में अगला चैप्टर है की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। प्रत्येक संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिन्हें देखकर उसकी संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हो सकती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में भी कही जा सकती है, जो हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया था। इन विशेषताओं को हम संक्षेप में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो विशेषता है विवेचनशीलताएं, डेरिवेशंस। संविधान निर्मातागण जो थे, उन्हें देश की आवश्यकताओं को लेके और देश की आकांक्षाओं को लेके एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इन सभी को उसमें मिक्सअप किया था। उन्होंने अन्य देशों के संविधान की उन व्यवस्थाओं व संस्थाओं को लिया था जो अपने देश के लिए उपयुक्त हो सकती थी, क्योंकि वो हमारे देश की आवश्यकताएं, आकांक्षाओं से, परिस्थितियों से अवगत थे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की संसद से संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमेरिका से ली गई थी। इसी प्रकार कनाडा के नमूने का संघ शासन स्थापित किया गया। तो निदेशक सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऐसी सभी व्यवस्थाओं व संस्थाओं का इस प्रकार का समायोजन किया गया कि उसे एक सुंदर गुलदस्ते की उपमा दी जा सकती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जो अगली विशेषता है, जो भारत का संविधान है, निर्मित व लिखित संविधान है। हमारा संविधान लंबे विकास की देन नहीं है, जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देखते हैं। संविधान सभा ने इसे बनाया था, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, किंतु देश विभाजन के बाद उनकी संख्या घट गई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसमें लगभग 3 वर्ष का समय लगा। इसके अतिरिक्त यह विश्व का सबसे अधिक लिखित संविधान है। प्रस्तावना के बाद इसमें 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में समाहित हैं। अंत में इसमें अनुसूचियां हैं, जिनकी संख्या पहले 8 थी, किंतु अब 12 है। तो दोस्तों, देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसने भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य बना दिया था। अब भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं था। इसने लोकतांत्रिक समाजवाद को मान्यता दी, जिसका रूप इंग्लैंड के फेविनात से मिलता जुलता है। भारत में अनेक धर्म मत हैं, अतः सभी को समान महत्व दिया गया है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात यहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता जनता के पास है, जिसका प्रयोग करके निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में वो सत्ता की डोर संभालते हैं, देते हैं। शासन समिति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, वह राज्य का अध्यक्ष है। अतः हमारा जो संविधान है वो गणतंत्र। इसी में अगला है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी सत्ता नाममात्र है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक पदासीन रह सकता है जब उस
जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्थाएं राज्य में भी हैं, जहां गवर्नर को तो अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन वास्तविक सत्ता वहां के मंत्रिपरिषद की बात होती है, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सन 1976 के 22वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। नेक्स्ट है एकीकृत न्यायपालिका। दोस्तों, आप जानते हैं संघीय व्यवस्था में केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ताकि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में रह के काम कर सकें। प्रांतों की अपनी न्यायपालिका होती है, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय को शिखर पर रखा गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय को उससे नीचे रखा गया है। संसद अपने कानून से उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण कर सकती है, तथा सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश देश की सभी अदालत पर लागू होते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वे राज्य के किसी चुनौती दिए गए कानून या आदेश की समीक्षा करें तथा उसे असंवैधानिक होने की स्थिति में रद्द कर दें। चूँकि उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, अतः सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम है। चलो चलते हैं अगला, मौलिक अधिकार व कर्तव्य। दोस्तों, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की विस्तृत सूची दी गई है। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। ये अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया था। यह अधिकार बाध्यकारी है, अतः न्यायालयों की सहायता से इसकी सुरक्षा की जाती है। यदि राज्य का कोई कानून या आदेश किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकती है। 1976 में 42वें संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वाला भाग इसमें जोड़ा था। अतः उनका कर्तव्य है कि राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान का सम्मान करें, संविधान का पालन करें, मातृभूमि की रक्षा करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो अगला है सहयोगी संघवाद। भारत में संघीय व्यवस्था है, जिसमें कनाडा की तरह सबल केंद्र स्थापित किया गया है। राज्यों की स्थिति उतनी शक्तिशाली नहीं है जैसे अमेरिका के राज्यों में है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। यदि कोई आपत्ति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या अनुसार उसका निराकरण करता है। यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई कानूनी विवाद पैदा होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में निपटाया जा सकता है। यह प्रयास किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच सहयोग व समन्वय बना रहे। इसलिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान के चौथे भाग में निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसका ध्येय भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। राज्य सभी को रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाएगा, राष्ट्र के संसाधनों का सभी के हित में उपयोग किया जाएगा, सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसके बारे में डिटेल में हम आगे अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मूल संविधान में केंद्र और राज्यों के शासन के बारे में प्रावधान थे, लेकिन 1992 की बात है जब संविधान संशोधनों के द्वारा ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 अधिकार दिए गए थे। इसमें विदित होता है कि अब धरातल पर लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों, आगे है द्विसदनवाद। आप सभी जानते हैं संसद में 2 सदन है। लोकसभा पहला निचला सदन है, जिसके सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है। राज्यसभा दूसरा या उच्च सदन है, जिसके सदस्यों का राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुनाव किया जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, जिसके 1/3 सदस्यगण हर 2 वर्ष बाद हट जाते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, जिसे आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो कभी भी लोकसभा को भंग कर सके।
अगला है लचीलेपन व कठोरता का विचरित मिश्रण। यदि संविधान की संशोधन प्रक्रिया बहुत सरल होती है तो संविधान लचीला होता है। संसद अपने साधारण बहुमत से बिल पास करके संविधान संशोधन अधिनियम बनाती है। इसलिए साधारण विधि तथा संवैधानिक विधि में अंतर नहीं होता, जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देख सकते हैं। इसके विपरीत कठोर संविधान वह होता है जिसकी संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। संशोधन का बिल संसद से विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पास होता है तथा हो सकता है कि बाद में उस पर लोक निर्णय कराया जाए। संघीय व्यवस्था में उसका प्रांतों द्वारा समर्थन भी हो। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो संविधान है वो बहुत कठोर है। ऐसे देशों में साधारण विधि तथा संवैधानिक विधि के बीच स्पष्ट अंतर नहीं हो पाता, क्योंकि उपरोक्त विधि को देश की उच्च विधि माना जाता है। भारत की स्थिति विचित्र है। संविधान के बहुत से प्रावधान संसद द्वारा निर्मित साधारण विधि से बदले जा सकते हैं, जैसे किसी राज्य में विधान परिषद बनाना या उसे तोड़ना, संसद शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना, किसी राज्य का क्षेत्रफल या नाम बदलना। फिर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र और राज्य के विधायन में संबंध, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जिनके संशोधन का बिल संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से समर्थित हो जाए, तब राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को अनुमति दे देता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इकहरी नागरिकता। जहाँ संघ का शासन होता है वहाँ लोगों के सारे देश की एवं अपने प्रांत की नागरिकता अर्थात दोहरी नागरिकता प्रदान होती है। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। वह भारत का नागरिक है, किसी प्रांत या प्रदेश का नहीं। संसद अपने कानून द्वारा नागरिकता की प्राप्ति या हानि की शर्तें निर्धारित कर सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संकटकालीन धाराएं। यदि देश या उसके किसी भाग पर संकट आ जाए या उसके आने की संभावना हो तो राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण या किसी जगह सशस्त्र विद्रोह हो तो अनुच्छेद 352 के तहत यह प्रावधान है तो उसे संकटकाल घोषित किया जा सकता है। ऐसी घोषणा सारे देश या उसके किसी भाग को प्रभावित नहीं करेगी। अंतिम अनुच्छेद 360 के तहत संकटकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत या उसके किसी भाग में देश की साख या वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो। यह शक्तियाँ राष्ट्रपति को तानाशाह नहीं बनाती, क्योंकि वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के विचारों के बाद कार्य करता है। हमारा संविधान हमारे राष्ट्र का आधार स्तंभ है। 1950 में इसका उद्घाटन हुआ था और तभी से यह चला आ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है वर्तमान समय में इसके क्रियान्वयन में गिरावट आती जाती रही है। राष्ट्रपति नारायण ने कहा था संविधान ने हमें विफल नहीं बनाया, बल्कि हमने संविधान को विफल बनाया है। और सन 2000 में उन्होंने इसी बात को लेकर इसी के आधार पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने बोला था राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान को लेकर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शानदार टिप्पणी की थी जिसे हमें याद रखना चाहिए। संविधान चाहे कितनी ही बुरा क्यों ना हो, यह निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है यदि जिन लोगों को इसका क्रियान्वयन सौंपा गया है वो अच्छे साबित होते हैं। इसका मीन्स यह है कि संविधान का अच्छा बुरा होना डिपेंडेंट नहीं है। मेन है कि ये मंत्रिमंडल इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाता है। इसी कड़ी में सन 25 नवंबर 1949 को समापन समारोह में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये महत्वपूर्ण शब्द कहे थे, यह संविधान कुछ व्यवस्थित करे या ना करे, लेकिन देश का कल्याण उन्हीं लोगों पर निर्भर होगा जो इसके अनुसार प्रशासन करेंगे। यह आम कहावत है कि किसी देश को ऐसा ही प्रशासन मिलता है जिसका वो पात्र होता है। यदि जिन लोगों को चुना जाता है वो बहुत योग्य हैं, चारित्रिक हैं, तो वे बुरे संविधान को भी अच्छा बनाकर दिखा सकेंगे। लेकिन यदि उनमें ऐसी क्षमताओं का अभाव है तो संविधान देश को नहीं बचा सकता। आखिरकार संविधान किसी मशीन की तरह निर्जीव जंतु है। इसमें तभी सजीवता आती है जब इसका क्रियान्वयन करने वाले
इसे नियंत्रित करते हुए चलाते हैं। आज भारत को इससे बड़ी अन्य कोई आवश्यकता नहीं है कि ईमानदार लोग हों जो देश के हित को अपने समक्ष रखें और देश के बारे में सोचें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी।